अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे के बाहर झांक कर देखा तो मेरा 50 साला मुलाजिम किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। मैं बेचैनी से पहलू बदलने लगी। वो बाज़ार तो एक आम सा मर्द था जो बहुत संजीदगी से अपना काम करता था और काम खत्म होते ही सीधा अपने क्वार्टर में चला जाता था। मगर न जाने क्यों मेरा दिल उस मर्द की तरफ मायल होता जा रहा था। मैं बमुश्किल 22 बरस की एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी जो इस बड़े से घर में उस मुलाजिम के साथ अकेली रहती थी। मेरा लिबास हमेशा आज़ादाना होता था। अगर उसकी जगह कोई और मर्द होता तो कब का मेरा दीवाना बन चुका होता। मगर वो मुलाजिम तो मुझे देखता तक नहीं था और यही बात मुझे मुसलसल बेचैनी में मुब्तला रखती थी। उस वक्त भी मैं बेबाक लिबास में थी। मैंने कपड़े बदलने की ज़हमत नहीं की और उसी हुलिये में किचन में जा पहुंची। मैं उसे जितनी भी कोशिश से अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश करती, वो हर बार मुझे नज़रअंदाज कर देता था। हालांकि इस घर में मेरे और उसके सिवा और कोई मौजूद नहीं होता था। मेरी वालदा 10 साल पहले वफात पा चुकी थीं और वालिद कुछ अरसा कबल कुवैत जा चुके थे। जाने से पहले उन्होंने उस 50 साला मर्द को हमारे घर में मुलाजिम के तौर पर रख दिया था। मैं सारा दिन उसी मुलाजिम के साथ घर पर अकेली रहती थी। वक्त के साथ जब वो हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहने लगा तो मेरा दिल उसकी तरफ माइल होने लगा। मगर वो जाने किस मट्टी का बना था। मुझे सी जवान और हसीन लड़की को अकेला पाकर भी बेनियाज रहता था। मैंने उसे अपनी तरफ माइल करने की जितनी भी कोशिशें की, वो सब नाकाम रही। आज भी मैंने जानबूझकर ऐसा लिबास पहना और उसके सामने जाकर बोली कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दो। उसने एक नज़र में मुझे देखा और फौरन नज़रें झुकाकर कहा, मैं आपके लिए ही नाश्ता तैयार कर रहा था। उसकी इतनी फर्माबरदारी और बेइतनाई पर मुझे गुस्सा आने लगा। मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैं हमेशा उस वक्त इसके सामने जाती हूँ जब वो किसी काम में मसरूफ़ होता है, इसलिए वो बआसानी मुझे नज़रअंदाज कर देता है। मैंने तय किया कि आज उसे किसी फारिग वक्त में अपने सामने लाऊंगी। जैसे ही ये शैतानी ख्याल आया, मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने नरमी से बोली कि नाश्ता मेरे कमरे में ला देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात पर वो बूढ़ा मुलाजिम एक लम्हे को ठटक गया, क्योंकि आज तक चाहे हम दोनों घर में अकेले ही क्यों न होते, वो कभी भी मेरे कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि हमेशा दरवाजे की हद तक ही रहता था। मगर आज मैंने खुद उसे अपने कमरे में आने का कहा था और कमरे की तरफ जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि वो भी एक मर्द ही था। चाहे जितना भी खुद को मजबूत जाहिर करे, एक दिन वो भी मुझ जैसी हसीन लड़की के हुस्न से नजर नहीं चुरा पाएगा। कमरे में जाकर मैं सोफे पर लापरवाही से बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो झिझकते हुए कमरे में दाखिल हुआ, नाश्ता मेरे सामने रखा और जाने के लिए पलटने ही वाला था कि मैंने उसे रोक लिया और नरमी से कहा, तुम्हें काम करने में कोई मुश्किल तो नहीं होती? अगर अकेले काम करते करते थक जाते हो तो मैं किसी और मुलाजिम का बंदोबस्त कर सकती हूँ। दरअसल मैंने उसे जानबूझकर बातों में उलझाया था ताकि वो कुछ लम्हे मेरे सामने रुके, मगर वो हमेशा की तरह हाथ बांधे, नजरें झुकाए मेरे सामने खड़ा रहा और बोला, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती और न ही तुम्हारे बाप की तरफ से इस घर में किसी और मुलाजिम को रखने की इजाजत है, क्योंकि आपके वालिद साहब ने जाते हुए मुझे सख्ती से मना किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और बोली कि एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्या तुम मेरी इस बात का जवाब दे सकते हो? जब वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगा तो मैं बोली कि मेरे वालिद ने हमेशा मुझे आज़ादी दी है, मगर इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी कि वो मुझे तुम्हारे हवाले करके बाहर चले जाएं। ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। हालांकि उन्हें तो कभी भी किसी मुलाजिम पर एतबार नहीं हुआ था। तो आखिर तुम में ऐसी क्या खास बात थी कि वो तुम पर यकीन कर गए? मेरे सवाल पर वो खामोश हो गया और फिर संजीदगी से बोला, इस सवाल का जवाब तो आपके वालिद ही बेहतर जानते होंगे। मेरा काम तो सिर्फ आपकी हिफाजत और घर की रखवाली करना है और मैं वही कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो ज़रूर बताएं। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि मैं अचानक बोली, हाँ, मुझे तुमसे बहुत सी शिकायत हैं। मेरी बात पर वो थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि मैं हमेशा उस पर रूप झाड़ती रहती थी और उसकी उम्र का लिहाज किए बगैर सख्ती से बात करती थी। इसलिए उसे लगा कि शायद मैं उसके काम से नाखुश हूँ। वो झिझकते हुए बोला, अगर मुझसे कोई कुताही हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ,
मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने मौका देखकर कहा, मुझे रात को इस सुनसान घर में अकेलापन महसूस होता है। मैं चाहती हूँ किसी खातून मुलाज़िमा को भी रख लूँ ताकि मुझे तन्हाई में डर ना लगे। जबकि तुम तो काम ख़त्म करके अपने क्वार्टर में चले जाते हो। मेरे मुतालबे पर वो संजीदा होकर सोच में पड़ गया। यूँ बात को लंबा करके मैं जानबूझकर उसे ज़्यादा देर तक अपने कमरे में रोके हुए थी। मुझे अपने हुस्न और जवानी पर यकीन था कि वो ज़्यादा देर तक मेरी मौजूदगी को नज़रअंदाज नहीं करना पाएगा। नाश्ता मेरे सामने रखा हुआ था, मगर मेरी तवज्जो उस पर थी। अभी हमें 2 मिनट ही गुज़रे थे कि मेरी नज़र उसके चेहरे से नीचे गई, और जैसे ही मुझे कुछ महसूस हुआ, एक लम्हे को मैं साकत हो गई। मैं हैरत से उसे देखने लगी, और जब उसने मेरी निगाहों का मरकज़ महसूस किया तो फ़ौरन शर्मिंदा होकर पहलू बदलने लगा। नज़रें झुकाकर बोला, बेहतर होगा आप ये बात अपने वालिद से करें। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं उसी तरह अपनी जगह पर साकत बैठी रह गई। वो मर्द बज़ाहिर जैसा दिखाई देता था, हकीकत में वैसा हरगिज़ नहीं था। मैं गहरी सोचों में खो गई थी। सब कुछ जैसे ज़हन में महव हो चुका था। वो मंज़र बार-बार मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था, जिसने मुझे शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ा दिया था। तभी मैंने चुपकर उस पर नज़र रखना शुरू कर दी। अगले रोज़ जब मैंने एक बार फिर उसे कमरे में बुलाने की कोशिश की, तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा, मैंने बाजार से सौदा लेना है, इसलिए आप नाश्ता यहीं पर कर लीजिए। उसका अंदाज मेरे लिए हैरान कुन था, लेकिन अब जाने क्यों मैं उस पर अपनी मर्जी नहीं चला पा रही थी। फिर एक रात जब मेरी अचानक आंख खुली, तो उस मुलाजिम का ख्याल आते ही मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं उसके क्वार्टर में जाकर ये जानना चाहती थी कि वो किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहा है, क्योंकि मैं जानती थी कि वो वहाँ अकेला रहता है, और मैं उसकी पुरस्रार शख्सियत का राज समझना चाहती थी। अभी मैंने क्वार्टर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि मैंने देखा कि वो बहुत राजदारी से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रहा था। रात खासी गुजर चुकी थी। ऐसे वक्त में तो उसे अपने बिस्तर पर होना चाहिए था, मगर वो दबे कदमों से घर के अंदर दाखिल हो रहा था। मैं चौंक गई, क्योंकि वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे कमरे की जानिब बढ़ रहा था। फिर जब उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ, तो मेरी रूह जैसे लर्ज़ उठी। अब वो यकीनन जान चुका था कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराकर फ़ौरन किचन की तरफ गई और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरी तवक्को के मुताबिक कुछ देर बाद वो परेशानी के आलम में मुझे तलाश करता हुआ किचन में आ गया, और मुझे देखकर गहरा सांस लेते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कमरे में आपको ना पाकर बहुत परेशान हो गया था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम मेरे कमरे में मुझे देखने क्यों गए थे? मेरे सवाल पर वो बौखला गया, जैसे अचानक उसे एहसास हुआ हो कि वो मुझसे क्या बात कह चुका है। उसने बात का रुख बदलते हुए कहा, मैं तो बस पानी का पूछने आया था, क्योंकि मैं जग रखना भूल गया था, तो सोचा आपको पानी की बोतल दे आऊं। मैंने खामोशी से उसे देखा, क्योंकि मैं जानती थी कि कमरे में पानी पहले से मौजूद था। मैं तो बहस बहाने से किचन में आई थी। मुझे उस पर शक होने लगा। वो बिना कुछ कहे वापस अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ गया, और मैं भी अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके देर तक उसी के बारे में सोचती रही। आज तक मैंने उसे बस मुहतात अंदाज में काम करते देखा था। वो दिन के वक्त भी मेरे कमरे में कभी नहीं आया था। यहाँ तक कि मैं अपनी सफाई खुद करती थी। ऐसा मुहतात इंसान रात के वक्त मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं जो कभी उसकी तरफ तवज्जो चाहती थी, अब उल्टा उलझन का शिकार हो चुकी थी। सारी रात इन्हीं ख्यालों में गुजर गई। अगली सुबह भी मैं मुसलसल उसी के बारे में सोचती रही। वो मुझे पहले से भी ज्यादा पुरस्रार लगने लगा था। उस दिन भी वो हस्बे मामूल नजरें झुकाए नरमी से बात करता हुआ खाने की ट्रे देकर अपने काम में लग गया, और फिर क्वार्टर चला गया। उस रात मैं अनजाने में जागती रही, पहलू बदलती रही। मैंने दिल में तय कर लिया था कि अगर आज रात वो दोबारा मेरे कमरे में आया, तो मैं उससे सवाल ज़रूर करूंगी, ताकि उसे मालूम हो जाए कि मैं अब उसकी असलियत तक पहुंच चुकी हूँ। आखिर वो मुझे रातों को सोता देखकर मेरे कमरे में आकर क्या करने की कोशिश करता था। अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद
मुझे कमरे के दरवाजे के पास किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं फौरन सोने की अदाकारी करने लगी। फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और वो मुलाज़िम अंदर दाखिल हुआ। मैं आँखें बंद किए अंदर ही अंदर खौफ़ महसूस कर रही थी। हालाँकि मैं कोई बेबाक या बदकिरदार लड़की नहीं थी। मुझे उस मुलाज़िम में कशिश ज़रूर महसूस होती थी, इसलिए मैंने सिर्फ़ इतना किया कि उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए चंद बेज़रर सी कोशिशें की। लेकिन ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे अकेलेपन का फ़ायदा उठाएगा या मेरी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाएगा। मैं अकेले कमरे में थी और उसे अपनी जानिब बढ़ते देखकर दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। उस पल मुझे अपने वालिद पर बेहद अफ़सोस होने लगा, जो अपनी जवान बेटी को एक गैर मर्द के स्पुर्द करके खुद बड़े सुकून से बैरून मुल्क बैठे थे और इस नौकर पर इतना एतमाद रखते थे कि मुझे किसी और मुलाज़िम को घर में रखने की इजाज़त नहीं दी। वो बूढ़ा मुलाज़िम मेरे बिस्तर के करीब आकर अचानक रुक गया। मेरा दिल खौफ से काँपने लगा, लेकिन उसकी अगली हरकत ने मुझे हैरत में डाल दिया। कुछ देर बाद वो वापस चला गया और मैं गुमसुम लेटी रह गई। अगली सुबह जब आँख खुली तो मेरा दिमाग अब भी उलझा हुआ था। दिन के वक़्त जब उसने मुझे खाने के लिए आवाज़ दी, तो मैं चौंक उठी और घबरा कर उसे देखने लगी। मेरी घबराहट देखकर वो भी रुक गया। मैं जल्दी से बोली, "मुझे अभी भूख नहीं है, तुम खाना यहाँ रख दो, मैं खुद ही बाद में खा लूँगी और तुम चले जाओ।" ये कहकर मैं तेज़ी से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं उसकी मौजूदगी में पहले जैसी नॉर्मल नहीं रह पाती थी। मुझे बार-बार वो रात याद आ रही थी जब वो कमरे में आया था। अगली रात भी वो इसी तरह आया और मेरे बिस्तर के करीब पहुंचा। मैं आंखें बंद करके सोने का दिखावा करती रही। हालांकि मुझे चाहिए था कि उससे पूछती कि वो रात को कमरे में आकर क्या करता है। मैं जो छोटी-छोटी बातों पर उसे रोकती और हुक्म चलाती थी, अब इतना सब कुछ देखने के बावजूद उससे सवाल तक ना कर पाई। अब तो उसका ये मामूल बन चुका था। वो रोज़ाना रात को आता और मैं हर बार चुपचाप सोई रहती। वालिद का फ़ोन आते तो मैं हमेशा यही कहती कि सब खैरियत है। हालाँकि दिल ही दिल में मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। एक रात इसी तरह जब वो मुलाज़िम मेरे कमरे से निकला और जाने लगा, तो मैं दबे कदमों उसके पीछे चल पड़ी। मैंने देखा कि वो अपने क्वार्टर में जाने के बजाय सीधा बैरूनी गेट की तरफ बढ़ रहा था। ये मंज़र देखकर मैं ठठक गई। वो रात के वक़्त कहाँ जा रहा था? मैं सारी रात जागती रही मगर वो वापस ना आया। नींद तो वैसे ही मेरी आँखों से कोसों दूर हो चुकी थी। उसकी रोज़-बरोज़ मशकूक हरकतें मेरे दिल में खौफ़ बिठा रही थीं। मैं बाहर के सोफ़े पर बैठी उसका इंतज़ार करती रही, यहाँ तक कि फ़जर की अज़ानें गूंजने लगीं और तब बैरूनी दरवाज़े पर आहट हुई। मैं चौंक कर उठी और बाहर झाँक कर देखा तो वो मुलाज़िम घर में दाखिल हो रहा था। मैंने गौर से उसका हुलिया देखा। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। वो आहिस्ता कदमों से अपने क्वार्टर की तरफ चला गया और मैं वहीं बैठी शशदर रह गई। न जाने वो कहाँ से आ रहा था और उसके कपड़ों पर वो खून कैसा था? उसकी हरकत मुझे दिन-ब-दिन उलझन में डाल रही थीं। मैं सच जानना चाहती थी, लेकिन अब इससे सवाल करते हुए भी डर लगने लगा था। जब तक मैंने उसका ये रुख नहीं देखा था, मुझे लगता था वो एक सीधा-सादा सा मुलाज़िम है। मगर अब वो मुझे अजीब और पुरस्रार लगने लगा था। उसका मामूल यही बन चुका था कि वो रात के वक़्त पहले मेरे कमरे में आता, फिर घर से बाहर निकल जाता और फजर के वक़्त थका-हारा, खून आलूद कपड़ों में वापस आता। मैं मुसलसल ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हो गई थी। मैं फ़ितरतन हसास थी। अगरचे मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे हमेशा नाज़ो-नम में रखा था। किसी परेशानी को करीब भटकने नहीं दिया था। अब जब से मैंने इस मुलाज़िम की ये हालत देखी थी, मेरे दिल का सुकून छिन चुका था और मैं जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होने लगी थी। एक रोज़ जब वालिद का फ़ोन आया और उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, तो मैं ज़ब्त ना कर सकी और रोते हुए उनसे कहा, "मुझे घर में मज़ीद मुलाज़मीन चाहिए। मैं उस मर्द के साथ अकेली नहीं रह सकती।" मगर वालिद मुझे समझाने लगे। कहने लगे, "तुम दुनिया को नहीं जानती। ये गरीब लोग बज़ाहिर कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और।
میں تمہاری حفاظت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا ہوں۔ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ میں تمہیں اپنے پاس بلانا چاہتا تھا مگر حالات اجازت نہیں دیتے، اسی لیے تمہیں اسی ملازم کے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ اب میں کسی انجان شخص پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے باپ کی سوچ پر حیرت ہونے لگی۔ نہ جانے وہ اس ملازم پر اتنا اندھا اعتماد کیوں کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، آپ نے درست فرمایا، دنیا میں لوگ کئی چہرے رکھتے ہیں، مگر یہی وجہ ہے کہ ہم اس ملازم سے خوف زدہ ہونے لگی ہوں۔ میں نے کہا، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اتنا نیک نہ ہو جتنا آپ سمجھتے ہیں، مگر میرے والد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، وہ اس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ بھی منفی کہے گا تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ملازم میری ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہیں اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ اپنے والد کے اس اندھے یقین پر میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے والد میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے میں نے اس دن سچ بتانے کا ارادہ بدل دیا۔ لیکن تنہائی میں مسلسل سوچتے رہنا میری حالت کو بگاڑنے لگا تھا۔ اس ملازم کی حرکات اب بھی ویسی ہی تھیں۔ وہ رات کو پورے گھر میں دندناتا پھرتا اور پھر اپنی مرضی سے کہیں نکل جاتا اور صبح فجر کے وقت لوٹتا، جیسے اسے کسی کا خوف ہی نہ ہو۔ میں نے بارہا اشاروں میں والد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار میری بات ٹال جاتے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے کہا کہ انہیں اپنی بیٹی پر یقین کرنا چاہیے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ملازم ویسا نہیں ہے جیسا وہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی مشکوک حرکت ضرور کرتا ہے۔ میرے والد چونک گئے اور بولے، کیوں؟ وہ ایسا کیا کرتا ہے جو تمہیں اس سے خوف محسوس ہونے لگا ہے؟ میں ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک وہ ملازم چائے کی ٹرے لیے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ خاموشی سے مجھے گھورنے لگا۔ میں اس کے انداز سے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً بات کا رخ بدلا اور کال منقطع کر دی۔ وہ آہستہ سے بولا، آپ اپنے والد کو پریشان نہ کریں۔ اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو براہ راست مجھ سے بات کریں۔ میں نے کبھی آپ کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، ہمیشہ حد میں رہ کر پیش آیا ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کی زبان نرم تھی مگر لہجہ دھمکی آمیز، جیسے وہ مجھے چپ رہنے کی تنبیہ دے رہا ہو۔ میں خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ اپنے والد کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر اب مجھے احتیاط برتنا لازم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا دھیان خود سے ہٹانے کے لیے نرمی سے کہا، مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے، بس تنہائی اور خوف کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ کچھ اور ملازمین رکھے جائیں تاکہ گھر میں کچھ رونق ہو۔ میں نے وہی پرانا بہانہ دوبارہ دہرایا، مگر اس بار میں سچ کہہ رہی تھی، کیونکہ میں واقعی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ شخص مجھے بغور دیکھنے لگا، پھر بولا، پریشان نہ ہوں، اب میں آپ کو ڈر محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس بار بھی خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں چاہتی تو کمرے میں بند ہو کر بھی والد کو سب کچھ بتا سکتی تھی، مگر اب مجھے ہر قدم سنبھل کر اٹھانا تھا۔ اس روز کے بعد سے وہ ملازم بھی مجھ پر نظر رکھنے لگا۔ پہلے وہ اپنا کام ختم کرتے ہی کوارٹر میں چلا جایا کرتا تھا، مگر اب میں نے محسوس کیا کہ وہ سارا دن گھر پر رہنے لگا ہے اور میرے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے۔ رات کو بھی میرے سونے سے پہلے بار بار کمرے کے باہر آتا، اندر جھانکتا رہتا۔ اس کی یہ حرکات مجھے سخت الجھن میں ڈالنے لگی تھی۔ میں بے بسی سے گھٹ گھٹ کر روتی رہتی تھی۔ نہ اپنے باپ کو کچھ بتانے کی ہمت کر سکی اور نہ ہی اس ملازم سے جان چھڑوا سکتی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ مکمل طور پر مجھے اپنے قابو میں کر چکا ہے، مگر انہی دنوں اچانک میرے باپ نے خوشی کی خبر دی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل کو جیسے سکون مل گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے والد آئیں اور ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں، اور اس بار میں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ میں اپنے باپ کو پاکستان میں ہی روک لوں گی، کیونکہ اب میں مزید اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس مرد کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش بھی میرے دل سے ختم ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں خوش رہنے لگی تھی، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ ملازم میرے والد کی آنے کی خبر سن کر بہت گھبرایا ہوا اور پریشان رہنے لگا ہے۔ کچھ دن بعد جب میرے والد گھر آ گئے
تو وہ ملازم دوبارہ اپنی پرانی ڈیوٹی پر آ گیا۔ کام ختم کرتے ہی گھر سے نکل جاتا اور پیچھے سے اپنے باپ کے ساتھ میں اکیلی رہتی۔ میرے والد مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے اور کہنے لگے، تم بہت کمزور ہو گئی ہو، آخر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس گھر میں نے تمہیں ہر ممکن سہولت دی ہے، اور یہ ملازم بھی مجھے بتا رہا تھا، اس نے تمہارا بہت خیال رکھا ہے۔ مجھے اس کی بات پر پورا یقین ہے اور کوئی شک نہیں کہ اس نے تمہارا خیال رکھا ہوگا۔ پھر ایسی کیا بات ہے کہ تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو؟ اپنے والد کی یہ باتیں سن کر میں نے انہیں افسوس سے دیکھا، کیونکہ وہ اس وقت بھی بار بار مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ملازم بہت اچھا انسان ہے۔ تب میں نے اپنے والد سے صاف الفاظ میں کہا کہ میری پریشانی کی اصل وجہ یہی ملازم ہے۔ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ مجھے مسلسل پریشان کرتا ہے، راتوں کو ڈراتا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے والد نے حیرت سے میری جانب دیکھا اور بولے، بیٹا تم غلط بیانی مت کرو، میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، وہ بہت عجیب انسان ہے۔ میں نے بار بار یقین دلایا کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ وہ روزانہ رات کو میرے کمرے میں آتا ہے جب میں سو چکی ہوتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر میرے والد کو ایک جھٹکا لگا۔ میں رونے لگی اور جان بوجھ کر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی تاکہ کسی طرح اپنے والد کو اس ملازم سے دور کر سکوں، کیونکہ وہ واقعی اچھا انسان نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ روز میرے کمرے میں آتا تھا، اور میری بے بسی یہ تھی کہ نہ میں اسے روک پا رہی تھی، نہ کسی سے شکایت کر سکتی تھی۔ وہ مطمئن تھا کہ شاید میں کچھ نہیں جانتی، حالانکہ میں اس کی حقیقت اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ میری باتوں نے میرے والد کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ پریشان ہو کر بولے، مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اتنا نیچ نکلے گا۔ مگر ابھی تک وہ یہی کہتے رہے کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، شاید ایسی کوئی بات ہی نہ ہو۔ لیکن میں نے اپنے باپ کو پورے یقین سے کہا کہ یہی سچ ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ اتنے پریشان ہوئے کہ اس دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ میں اپنے والد کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی، کیونکہ وہی میرا واحد سہارا تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ میں روتے روتے بے حال ہو رہی تھی جب اچانک وہ ملازم میرے پاس آیا، سنجیدگی سے پوچھنے لگا، کیا آپ نے اپنے والد سے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے پریشانی میں آ گئے ہیں؟ میں اس کے سوال پر گھبرا گئی اور کہا، وہ میرے والد ہیں، میں جب چاہوں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ وہ فوراً غصے میں آ گیا، سخت لہجے میں بولا، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ جو بھی بات کرو سوچ سمجھ کیا کرو۔ تمہارے والد دل کے مریض ہیں اور بہت بیمار رہتے ہیں، تمہاری کوئی بھی ایسی ویسی حرکت یا بات ان کی جان بھی لے سکتی ہے۔ اگر آج خدا نہ خواستہ وہ زندہ نہ بچے تو پھر تم اپنے دکھ کس سے کہو گی؟ ملازم نہ جانے کیوں اتنا غصہ کر رہا تھا، جبکہ میں تو خود یہ سن کر گھبرا گئی تھی کہ میرے والد دل کے مریض بن چکے ہیں۔ 10-20 دن بعد جب میرے والد کچھ بہتر ہو کر گھر واپس آئے تو میں جیسے خاموش ہو گئی۔ ان کے سامنے بیٹھی اور آہستہ سے کہا کہ میں نے آپ سے سب جھوٹ بولا تھا، در حقیقت گھر میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور دوبارہ کویت نہ جائیں۔ میں نے اپنے والد کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ بولے، تم صرف میری طبیعت کی وجہ سے گھبرا رہی ہو، بات کو مت بدلو۔ میں ضرور اس ملازم سے سوال کروں گا اور اسے گھر سے نکال دوں گا، مگر آج بھی یقین نہیں آتا کہ وہ بھی اتنی گھٹیا حرکتیں کر سکتا ہے۔ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ اسی پر بھروسہ تھا اور اس نے میری امانت کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میرے والد کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا، کیونکہ وہ بری طرح ٹینشن کا شکار ہو گئے تھے اور وہ اس ملازم سے خود بات کرنا چاہتے تھے، اور مجھے خوف تھا کہ اگر میرے والد نے اس سے سوال کیا تو وہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے اپنے والد کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ پھر ایک دن میرے والد نے ضد کر کے مجھے شاپنگ کے لیے بھیجا۔ میں جیسے ہی شاپنگ کے لیے گھر سے نکلی تو مجھے بار بار یہی خیال ستانے لگا کہ میرے والد اس وقت اس ملازم کے ساتھ اکیلے ہوں گے، اور اگر انہوں نے واقعی اس سے سوال جواب کیے تو وہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔
यही सोचकर मेरा दिल घबरा गया और मैं शॉपिंग छोड़कर फौरन वापस घर आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, तो मेरे वालिद के कमरे से बुलंद आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरे वालिद शदीद गुस्से में थे और उस मुलाजिम से सख्त बाज़-पुरस कर रहे थे। लेकिन जो अल्फ़ाज़ मेरे वालिद ने अदा किए, वो मेरे लिए किसी आसमानी बिजली से कम नहीं थे। मेरे वालिद उससे कह रहे थे, "क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो तुम्हारी सगी बेटी है? तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुराद के वक़्त उसके कमरे में क्यों जाते थे?" ये जुमला सुनते ही मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। मैं तो हैरान थी कि मैं दरअसल इस मुलाज़िम की बेटी हूँ। उसी लम्हे मुझे समझ आया कि मेरे वालिद को उस मुलाज़िम पर इतना यकीन क्यों था। फिर वो मुलाज़िम मेरे वालिद के सामने सच्चाई बताते हुए बोला कि मैं सिर्फ़ इसके कमरे में ये देखने जाता था कि वो सो चुकी है या नहीं। मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती थी, तो मैं तसल्ली करके फ़ौरन वापस आ जाया करता था। वो मुलाज़िम सच बोल रहा था। वो रोज़ाना रात के वक़्त घर से बाहर जाता था। वो शायद इस बात को छुपाना चाहता था, इसलिए मेरे सोने की यकीन दहानी करके जाता था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो आखिर घर से बाहर जाता कहाँ था? मेरे वालिद के पूछने पर उसने बताया कि वो रात के वक़्त एक कसाई के साथ जानवर ज़िबा करता है और उनकी खाल वग़ैरह उतारता है। ये काम वो छुपाता रहा क्योंकि मेरे वालिद को इसकी खबर नहीं थी। मेरे वालिद ये सुनकर गुस्से में आ गए और बोले कि तुम बच्ची को घर में अकेला छोड़कर पैसे के लिए बाहर जाते रहे। आखिर तुम्हें दौलत का इतना लालच क्यों है? इस पर वो आह भरकर बोला कि मेरा खानदान बहुत बड़ा है। मेरे जवान बेटे की मौत के बाद उसके छोटे-छोटे बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ गई है। मेरी अपनी बेटियां भी हैं जिनका मुस्तकबिल भी मुझे ही संवारना है। मुझे बेऔलाद माँ-बाप ने गोद लिया था, मगर मेरे हकीकी बहन-भाई भी थे, जिनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर ही आ गई थी। आप बेशक मुझे घर के काम के बदले में अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं, मगर मैं सिर्फ़ एक मुलाज़िम ही नहीं, बल्कि एक बाप भी हूँ, जो अपने बच्चों के लिए दिन-रात मेहनत करता है। उसकी बात सुनकर मुझे वो लम्हा याद आया, जब एक रात वो मेरे कमरे में आया और मेरी नज़र उसके पैरों पर जा ठहरी। उसके पाँव फटे हुए थे और जूते इस कदर बुसीदा थे कि बमुश्किल उसके पैरों में टिके हुए थे। वो मंज़र देखकर मेरे दिल में एक टीस सी उठ गई और मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कैसे अपने सच्चे और मेहनती बाप को सिर्फ़ एक मुलाज़िम समझकर बारहा उसकी बेइज़्ज़ती की और हमेशा उस पे शक की नज़रों से देखा, और जब हकीकत सामने आई तो मैं शर्म के मारे अंदर ही अंदर दफ़न हो गई और खुदा से अपने किए की माफ़ी माँगने लगी।